नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपेक्स क्राइम न्यूज। चलिए देखते हैं इस हफ्ते के कुछ सनसनीखेज वारदातों को जिन्होंने मचाई है हलचल। प्रेमी संग पति को जान से मारा, टुकड़े कर किचन में दफनाया शव। अहमदाबाद की मुस्कान की दिल दहला देने वाली करतूतों ने सबको हिला कर रख दिया है। देखिए ये दिल दहला देने वाली घटना, जहां एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल कर दिया और उसके टुकड़ों को किचन में दफन कर दिया। प्रेमी संग पति को जान से मारा, टुकड़े कर किचन में दफनाया शव। हाथ पैर बांधकर ली थी जान। हत्या के बाद किराए पर दिया था घर। खुदाई में बरामद हुआ नरकंकाल। अहमदाबाद की दिल दहला देने वाली करतूत। बता दें, अहमदाबाद से सामने आई एक ऐसी वारदात जिसने सबको हिला कर रख दिया, जहां बीवी ने अपने प्रेमी इमरान के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को काटकर किचन की टाइल्स के नीचे दफना दिया। 14 महीनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। रूबी ने पड़ोसियों से कहा था कि उसका पति दुबई चला गया है, लेकिन जब पुलिस को खुफिया सूचना मिली और घर की खुदाई करवाई गई तो रसोई के नीचे से इंसानी हड्डियां और नरकंकाल बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक हत्या में रूबी का प्रेमी इमरान और उसके 2 दोस्त साहिल और फैजू भी शामिल थे। इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। हत्या के बाद रूबी ने उसी घर को किराए पर दे दिया था, जहां से किराएदारों ने बताया घर में अजीब सी गंध और बेचैनी महसूस होती थी। दिल्ली पुलिस ने निंजा टेक्निक वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। ये गिरोह त्योहारों के दौरान खासकर शराब खरीदने के लिए जाली नोट छापता था और बाजार में खपाता था। इन जाली नोट को देखकर कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता था कि ये नोट नकली हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पिछले 5-6 दिन चले लंबे ऑपरेशन में 3 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पोजीशन से 3,24,000 रुपये की फेक इंडियन करेंसी नोट FICN रिकवर हुए हैं। ये जो मेन बनाने वाला इसमें एक लड़का है जिसका नाम विवेक मौर्य है। के मुताबिक ये एक दिन में करीब 40 नोट प्रिंट कर लेता है। तो ये एक महीने में करीब 6 से 7 लाख रुपए के करेंसी नोट इसने तैयार करने की बात कबूली है। वन ऑफ द मेन इसका मास्टरमाइंड प्रतीत होता है। ये अपना कारोबार भी शाहजहाँपुर में चलाता है और इसका कर्ज में डूबे होने की बात सामने आई थी। जब ये कर्ज में डूबा हुआ था तो पिछली बार जब ये जेल में गया था 2 साल पहले करीब, तब वहाँ इसकी विवेक से मुलाकात हुई। विवेक ये काम लंबे अरसे से करता रहा, 5 या 6 साल से करता रहा है। यूपी पुलिस ने भी इसको 2 या 3 बार अरेस्ट किया है और जो अभी वाला जो काम है वो इन्होंने अप्रैल महीने से शुरू किया है, जिसमें हर महीने ये करीब 6 से 7 लाख रुपए की करेंसी नोट प्रिंट किए हैं। तो इन्होंने सितंबर और अक्टूबर महीने में फेस्टिवल के सीजन में काफ़ी खरीदारी के दौरान भी इन्होंने अपने नोट चलाए हैं। एक राकेश अरोड़ा नाम का आदमी है जो यहाँ दिल्ली का रहने वाला है, विजयनगर का रहने वाला है। ये आदमी इनका एक फ्रंट एंड वर्कर हो गया एक तरीके से। यदि वो 10,000 रुपये देते हैं, इसको 10,000 रुपये के FICN देते हैं, तो ये राकेश अरोड़ा इनको करीब 5 या 6,000 रुपये की ओरिजिनल करेंसी नोट इनको वापस कर देता है। इनका जो प्रिंटिंग का काम है ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। वहाँ पर जो मकान मालिक था वो उसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, तो इनका आपस में झगड़ा हुआ कि हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी डिटेल। तो ये लोग वहाँ से छोड़ करके चले गए और क्योंकि कुछ ऐसा सस्पिशियस उनके भी नोटिस में नहीं आया, तो शायद लगता है कि मकान मालिक ने इनको वहाँ से निकाल दिया। अब वहाँ उसके बाद से रवि अरोड़ा के घर पर ही ये लोग विवेक और रवि दोनों मिल करके प्रिंटिंग चला रहे थे अभी। और ये इन्होंने अभी जो प्रिंट करे हैं उसके मुताबिक तो 3,24,000 रुपये रिकवर हुए अभी, लेकिन साइमल्टेनियस रेड अभी चल रही है। इनके मुताबिक जो बताया इन्होंने, काफ़ी और भी फेक इंडियन करेंसी रिकवर होने की गुंजाइश है, जो अभी जो ऑपरेशन ऑनगोइंग है 1 से 2 दिन में, अगले दिन में रिकवरी की संभावनाएं हैं। साइबर क्राइम सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस का बड़ा हमला। DCP वेस्ट की निगरानी में कई राज्यों में पश्चिमी क्षेत्र के साइबर थाना पुलिस ने एक हफ्ते में 4 बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया है।
इन अभियानों में कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जो देश भर में अलग अलग तरह की ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में शामिल थे। सूडान से एक और खौफनाक खबर सामने आई है। अल फशर शहर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF का कब्जा 1 हफ्ते से भी ज्यादा बना हुआ है। इस दौरान आम लोगों को पकड़कर मार देने और महिलाओं के साथ अत्याचार करने की घटना सामने आई है। सूडान, 1 हफ्ते में सैकड़ों लोग मारे गए, 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए और दुनिया अब भी खामोश है। गजा की तबाही रोकने की चाहत में दुनिया सूडान की तबाही देख ही नहीं पाई। गजा में जितने लोग विस्थापित नहीं हुए, सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे कि उससे ज्यादा सूडान में मारे जा चुके हैं, पर सूडान की आवाज उठाने वाला कोई मुल्क नहीं। हालात ये हैं कि दिन रात महिलाओं से बलात्कार, हत्या और जिंदा जमीन में दफन करने की अब वहां एक परंपरा बनती जा रही है। उत्तरी दारफूर की राजधानी अल फशर पिछले 1 सप्ताह से रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के कब्जे में है। वहां आम लोगों को पकड़कर मार देने, घर जलाने और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं। सड़कें लाशों से अटी पड़ी हैं और अस्पतालों में जगह नहीं बची। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के दफ्तर OCHA ने कहा कि वहां बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। कई राहत कर्मियों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है और जो जिंदा हैं वो शहर के बाहर फंस गए, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये कहानी सूडान की प्राकृतिक धरोहरों के लूट की है। कई अरब देशों ने अपने हिसाब से सूडान की सेना, तो कई ने सूडान की पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बलों को सहायता देकर सूडान में जहर घोल दिया और आज पैरामिलिट्री फोर्स और सेना दोनों आमने सामने हैं और बीच में पिस रही जनता, जिसे ये तक अंदाजा नहीं कि सूडान से सोना समेत कई तरह की खनन अरब देशों की कमाई बन चुकी है और सूडान की 97% तक वाली मुस्लिम आबादी सिर्फ मौत, बलात्कार, भूख से इसकी अदायगी कर रही है। OCHA की रिपोर्ट के मुताबिक जीवन रक्षक राहत सामग्री को RSF ने रोक रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ऐसी सहायता को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हथियारबंद समूह इसके रास्ते बंद कर रहे हैं। शहर का बाहरी संपर्क टूट चुका है। भीषण गोलाबारी के बीच 71,000 से ज्यादा लोग अल फशर और उसके आसपास के इलाकों से पलायन कर गए। ज्यादातर लोग तवीला शहर के भीड़ भाड़ वाले कैंपों में जा चुके हैं, जहां पहले ही लोग भरे पड़े हैं। रास्ते में कई लोगों ने हत्याओं, अपहरण और यौन हिंसा की घटनाएं झेली। राहत एजेंसियों ने कहा कि अब तवीला में भोजन खत्म हो रहा, पानी की भारी किल्लत है और लोग खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठनों ने इमरजेंसी सप्लाई शुरू की, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और मानसिक सहायता के रूप में, लेकिन यह जरूरतों का सिर्फ एक छोटा हिस्सा पूरा कर पा रही है। धन की कमी सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। कोर्डोफन क्षेत्र में भी हिंसा फैल गई, जहां से अब तक 37,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए। वहां भी नागरिकों की हत्या और घरों के जलाए जाने की खबरें आ रही हैं। OCHA ने चेताया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दारफुर और कोर्डोफन दोनों क्षेत्र मानवीय आपदा की सीमा पार कर जाएंगे। साल खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, लेकिन 2025 के लिए सूडान की राहत योजना का 72% फंड अभी भी अधूरा है। $4.16 अरब की जरूरत के मुकाबले अब तक सिर्फ $1.17 अरब ही जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है अगर तुरंत और बिना किसी रुकावट की आर्थिक मदद नहीं दी गई तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। सूडान आज एक टूटे हुए देश की तरह है, जहां बंदूकें बोल रही हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं और पूरी दुनिया किसी थके हुए दर्शक की तरह तमाशा देख रही है। सोने की दौलत से मालामाल गरीब अफ्रीकी देश सूडान इस समय सबसे खराब मानवीय आपदाओं से दोचार है। सूडान के दारफुर में इस कदर अत्याचार और हत्याएं हुई हैं कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
हालांकि सूडान में सिविल वॉर पहली बार अप्रैल 2023 में छिड़ा था, जब स्थानीय मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या आरएसएफ, जो वहां का अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है, उसके और सूडानी सशस्त्र बल या एसएएफ के बीच नियमित सेना में शामिल करने को लेकर मतभेद हो गए। दारफुर में चल रही लड़ाई को देखते हुए मरने वालों की संख्या का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सहायता संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इसे 1,40,000 से भी ज्यादा बताया है। सूडान की 51 मिलियन आबादी में से लगभग आधी आबादी इस वक्त मानवीय सहायता पर निर्भर है। अकाल और बीमारी व्यापक है और देश का ज्यादातर बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया है। अब जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं और उनके सूडान में क्या क्या इंटरेस्ट है। जनरल अब्देल फताह बुरहान, जो एसएएफ के प्रमुख भी हैं, उनके नेतृत्व में सूडान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को मिस्र, तुर्की, रूस और ईरान का समर्थन है, जबकि आरोप लग रहा है कि आरएसएफ को यूएई का समर्थन है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात इससे इनकार करता रहा है। जानकार बता रहे हैं कि जंग के दौरान रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के पास हथियारों और ईंधन के लिए कई आपूर्तिकर्ता थे, लेकिन मेन सप्लायर यूएई बना हुआ है। यूएई ने बार बार आरएसएफ का समर्थन करने से इनकार किया है और ऐसे आरोपों को एसएएफ का मीडिया अभियान बताया है और माफी की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि स्वतंत्र विश्लेषक नियमित रूप से ये निष्कर्ष निकालते रहे हैं कि आरएसएफ के जरिए इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला बारूद अमीराती मूल के ही थे। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी और विदेश विभाग के खुफिया ब्यूरो के सूत्रों ने भी इस सप्ताह अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि जिस तरह के हथियार सूडान में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें चीनी ड्रोन के साथ साथ छोटे हथियार, भारी मशीन गन, वाहन, तोपखाने, मोर्टार और गोला बारूद शामिल हैं। जनवरी 2024 की यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया के जनरल खलीफा हिफ्तार के साथ गठबंधन करने वाले मिलिशिया आरएसएफ को ईंधन, वाहन और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पहले से मौजूद तस्करी संबंधों का उपयोग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूएई ने लीबिया की सीमा से सीधे सूडान तक, बल्कि चाड और युगांडा के रास्ते भी हथियारों की तस्करी की है। बदले में यूएई पारंपरिक रूप से सूडान के सोने के सबसे बड़े आयातक के रूप में अपनी पहुंच बनाए रखने में अपने स्वार्थ देख रहा है और इसके लिए ही ये सब कर रहा है, ये इल्जाम लग रहा है। अब बात मिस्र की। मिस्र एसएएफ यानी सूडान की फौज का समर्थक रहा है। कहा जाता है कि मिस्र ने भी एसएएफ पायलटों को प्रशिक्षित किया है और ड्रोन दिए हैं, जिससे मिस्र भी इनकार करता है। एसएएफ का दूसरा समर्थक ईरान है, जिसने ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। जानकार बताते हैं कि सूडान में ईरान का इंटरेस्ट पड़ोसी यमन को सेफ करना है। यमन में अंसारुल्लाह ईरान हिमायती माने जाते हैं। ईरान लाल सागर पर एक नौसैनिक अड्डा चाहता है जो सूडान के करीब हो। यमन में हूती की हिमायत और हथियार देने में सूडान ही काम आता है। सूडान को हूती के लिए एक लॉजिस्टिक केंद्र बनने के लिए जाना जाता है। बात तुर्की की करें तो तुर्की ने एसएएफ यानी सूडान की सेना को ड्रोन और मिसाइलें मुहैया कराई हैं। तुर्की की रुचि लाल सागर तक अपनी पहुंच बनाने में है। रूस का भी सूडान में दखल है, हालांकि वो तुलनात्मक रूप से छोटी भूमिका निभाता है। जब सोने के निर्यात और सूडान के बंदरगाह की बात आती है तो ही रूस एक्टिव होता है, लेकिन माना जाता है कि वहां के संघर्ष में रूस की बड़ी भूमिका नहीं है। हालांकि इस साल 26 अक्टूबर को वॉशिंगटन में क्वाड बातचीत, जो 3 महीनों के युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाने के लिए हुई थी, बिना नतीजे के खत्म हो गई सूडान के हवाले से। उसी दिन आरएसएफ ने अल फशर शहर पर कब्जा कर लिया और सामूहिक हत्याएं की। तो सभी देशों के सूडान को लेकर अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। हालांकि कोई भी सूडान में किसी भी पक्ष को सपोर्ट करने की अपनी भूमिका से इनकार करता है, लेकिन सूडान के बिगड़ते हालात बता रहे हैं कि बिना बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट के वहां इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। यही गजा में हुआ और अब सूडान इसका शिकार हो रहा है। आइए अब देखते हैं कुछ और सनसनीखेज वारदातें। पश्चिमी जर्मनी के एक पुरुष नर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसे 10 मरीजों की हत्या और 27 दूसरे लोगों की हत्या की कोशिश का दोषी पाया। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि दोषी नर्स ने जानलेवा सेडेटिव्स और पेन किलर से अपने मरीजों की हत्या कर दी। इन मरीजों में ज्यादातर बुजुर्ग थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो हैरान करने वाली जानकारी इस हत्याकांड की सामने आई है, उसके मुताबिक नर्स ने नाइट शिफ्ट में अपना वर्कलोड कम करने के लिए इन मरीजों को मार डाला।
अभियोजन पक्ष का कहना है कि नर्स का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि नर्स यह चाहता था कि मरीज जल्दी सो जाएं और उसे पूरी रात मेहनत ना करनी पड़े। जांच में सामने आया है कि नर्स ने कई मरीजों को मॉर्फिन और मिडाजोलम नाम की दवाएं इतनी ज्यादा डोज में दी जिससे उनकी जान चली गई। आपको बता दें कि आरोपी नर्स को साल 2024 में अरेस्ट किया गया था। उसने 2007 में नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 2020 से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। दिसंबर 2023 से 24 के बीच ये हत्याएं पश्चिमी जर्मनी के ब्रुसलेन के हॉस्पिटल में हुई थी। पुलिस इसके अलावा और संदिग्धों को भी इस मामले में तलाश रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मामला इतना गंभीर है कि नर्स को कम से कम 15 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में उम्र कैद की सजा कम से कम 15 साल होती है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और सनसनीखेज खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।